नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद टली पीजीआई कर्मियों की हड़ताल, 31 को होगी अब मामले में सुनवाई। पंचकुला में पार्षद और जेई में मारपीट, जेई अस्पताल में भर्ती। फिर बढ़े पेट्रोल व डीजल के दाम, चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे और डीजल 82 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीजीआई के कर्मचारियों ने शुक्रवार को घोषित हड़ताल प्रातः 9 बजे ही वापस ले ली। हालांकि पीजीआई ने ओपीडी खोलने का निर्णय नहीं लिया था, जिसके कारण यहां आने वाले मरीजों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह सवेरे अतिरिक्त पुलिस बल यहां तैनात किया गया था, जबकि अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी यहां बुला ली गई थी। सुबह सवेरे पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारियों ने विरोध तो किया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जब यूनियन के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया तो हड़ताल वापस ले ली गई। 10 बजे के बाद से ही सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए थे, लेकिन कर्मचारियों को यह कहना था कि उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि पीजीआई प्रशासन केंद्र सरकार की और कैट के दी गई आदेशों की पालना नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जो हक कर्मचारियों को बनता है वे उसे छोड़ेंगे नहीं। पीजीआई में शुक्रवार को अनुबंध पर तैनात 4500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से ओपीडी से लेकर सभी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। हड़ताल की सूचना न होने से दूर दराज से इलाज करवाने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, पीजीआई के सभी सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर समेत 4500 वर्कर हड़ताल पर थे, जो अपनी मांगों को लेकर एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस हड़ताल के चलते पीजीआई में मेन सड़क पर पूरी तरह से जाम लग गया था। कर्मचारियों की यह हड़ताल सुबह 6 बजे शुरू होकर 10:30 बजे समाप्त हुई। आपको बता दें, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पीजीआई के 4500 अनुबंध कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। पीजीआई कर्मचारी संघ के अनुसार हाईकोर्ट में उनकी मांग को मान लिए जाने के बावजूद पीजीआई प्रशासन उसे लागू करने में मनमानी कर रहा है। उनका कहना है कि बार बार अनुरोध करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे पहले भी 8 मार्च को हड़ताल प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उस दौरान पीजीआई निदेशक ने कर्मचारी संघ से वार्ता कर 7 दिनों में समान कार्य समान वेतन को लागू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। इसके बाद कर्मचारियों ने 25 मार्च को हड़ताल का फैसला लिया। 4500 वर्कर हमारा स्ट्राइक में है और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशन हमारे को जारी हुई है बेसिक प्लस डीए को लेकर, वो लागू की जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये तो पीजीआई प्रशासन को समझना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि हमारी वजह से काम बंद होता है तो ये उसको समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर पीजीआई प्रशासन ये बोलता है कि आप हमारे वर्कर नहीं हो। ये पीजीआई प्रशासन को समझना पड़ेगा कि हम उन्हीं के वर्कर हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो हाई कोर्ट ने हमें स्टे के ऑर्डर दिए हैं, उस स्टे में हमारा कहीं जिक्र नहीं है। नाम जरूर है हमारी यूनियन का, पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन, पर उसमें कहीं भी हमारा जिक्र नहीं है। सर, प्रदर्शन ये इसलिए है कि समान काम समान वेतन जो हम 10 से जीत चुके हैं। भारत के राजपत्र हमारे पास 3 है, एक 14 में है, 18 में है, 21 में है। सिर्फ वो समान काम समान वेतन देने के लिए लागू किए गए हैं, जो पीजीआई प्रशासन नहीं दे रहा है, आज तक नहीं दिया है। उसी के लिए हमने इनको 22 तारीख को 5 फरवरी को एक नोटिस जारी किया था कि हम 8 मार्च को हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन 7 की रात को हमें बोला गया कि नहीं, हमें 7 दिन या 15 दिन दे दिए जाए। हमने दिया। फिर हमने 23 तारीख को उनको एक नोटिस जारी किया, भाई आपने हमारा कुछ नहीं किया, हम 25 को हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन कल इन्होंने ऐसी चाल खेली हमारे साथ कि जाकर वहाँ पे एक वो निकलवाया नोटिस कि भाई ये जो हड़ताल है अनलीगल है। लेकिन जो डिमांडें डाली गई हैं, जिसके ऊपर ये लिए गया है स्टे, उसमें हमारा समान काम समान का कोई मुद्दा नहीं है। पक्की उन्होंने जो मुद्दे हैं वो डाल दिए गए, यानी कि वहाँ पर भी उन्होंने जज को भी बेवकूफ़ बनाया।
मतलब इतनी तेज प्रशासन हो गया है कि जज को पागल समझ रहे हैं, पुलिस को पागल समझ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन हड़ताल पे है। इसमें हमारे 4000 कर्मचारी है। इसमें एमआरटी, लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, लैब अटेंडेंट और एक्स्ट्रा और भी कई कैटेगरी 14 कैटेगरी है जो हमारे स्ट्राइक पे है। जी आपकी बात मान क्यों नहीं रहा, जबकि आपके पास सारे तथ्य हैं, आपको ऑर्डर भी हो चुके हैं, क्यों किस बात पे? ये सर हमें दिन प्रतिदिन मतलब एक क्या है, दिन प्रतिदिन हमें झूठे आश्वासन देती है, आज लागू कर देंगे, कल लागू कर देंगे। अभी भी हमें जब 22 तारीख को फरवरी 22 को हमने नोटिस दिया था इनको, तब भी इन्होंने हमारे से 7 दिन का टाइम मांगा था। हमने इनको 15 दिन का टाइम दिया था कि ठीक है हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, आप इस नोटिफिकेशन को और हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप लागू करो। हमें अभी भी डीसी रेट तनख्वाह में नहीं मिल रही है और 2019 से 93 को तनख्वाह दे रहे हैं। सर हम वही सेम काम करते हैं जो और वर्कर कर रहे हैं और हम हर मैडम को लेटर दे चुके हैं, यूनियन के पास भी गए हैं। अभी तक कोई भी उन्होंने जो है हमें कोई हमारा मतलब इंसाफ नहीं किया सर हमारे साथ। और बहुत इस चीज़ के लेकर हम डायरेक्टर सर को भी लेटर दिया जिसका जवाब हमें अभी तक मिला नहीं सर। हालांकि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को एक बार फिर से डायरेक्टर के आश्वासन पर खत्म कर दिया है। वहीं हाई कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद कर्मचारियों की हड़ताल पर अब यूनियन को हाई कोर्ट में भी जवाब देना है। 31 मार्च को इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में भी कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। यह कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि छठा वेतन आयोग लागू होना चाहिए। पीयू के नॉन टीचिंग एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से हाथों में थाली और चम्मच लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया। यह प्रोटेस्ट वीसी कार्यालय से शुरू हुआ और वीसी के घर तक गया। इन लोगों का यह कहना था कि सभी जगह स्टाफ के लिए छठे वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा, जिसके लिए उन्हें फंड्स की कमी का हवाला दिया जा रहा है। उनका यह कहना था कि फंड्स कहां से लाने हैं, ये जिम्मेदारी पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन की है, कर्मचारियों से इसे कोई लेना देना नहीं। उनका यह कहना था कि अगर जल्द छठा पे कमीशन लागू नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन लंबा खींचेगा और जिसकी जिम्मेदारी पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। 39वें हुनर हाट का आयोजन शनिवार से चंडीगढ़ में शुरू होगा, जिसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल करेंगे। हुनर हाट शुरू होने से पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी यहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुनर हाट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक हुनर हाट से 8,50,000 से अधिक हस्तशिल्पी और दस्तकारी और कारीगरों को जोड़ा जा चुका है, जिनमें 50% से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह दस्तकारों और शिल्पकारों को उनकी कला के प्रदर्शन का मौका देता है और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है। 9th हुनर हाट चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है, जिसमें आप इधर हट जाओ, आपको कह रहे हैं, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों को लेकर के चंडीगढ़ में आए हैं। ये हुनर हाट अनेकता में एकता और सर्व धर्म संभाव का बेहतरीन उदाहरण है। आपको एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक ही प्रांगण में एहसास और अनुभव होगा। समाज के जहां सभी वर्गों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर इस हुनर हाट में होंगे, वहीं देश के हर हिस्से के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक के सभी क्षेत्रों के हमारे पुश्तैनी जो दस्तकारी है, शिल्पकारी है और कला और कौशल के उस्ताद हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसका औपचारिक रूप से कल उद्घाटन होगा, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित जी करेंगे। मैं भी उसमें रहूँगा हाजिर। उसके अलावा हमारे यहाँ के तमाम और भी
गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। और ये मैं गुवाहाटी में हुनर हाट का 38 एडिशन पूरा हुआ है, उसके बाद ये 39 यहाँ है, उसके बाद सीधे पूना में होने वाला है, जम्मू में होने वाला है, या देश के अलग अलग भागों में। और इन हुनर हाटों के ज़रिए लगभग 8.5 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया है। लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर हर दिन इस हुनर हाट के कार्यक्रम में आइए। यहाँ के कलाकारों के अनुभव को भी आप देखें। उनके ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन, उसको भी आप उनकी ज़बानी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जब हम इस पुश्तैनी और इस हमारी शानदार जानदार स्वदेशी उत्पादन और कला और कौशल को हम पूरे देश में प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो मकसद है, मंशा है कि हमारे इन हुनरबाजों को मौका भी मिले, मार्केट भी मिले, प्रोत्साहन भी मिले, और जो चीज़ लुप्त हो रही थी वो जो है वो फिर से हमारे देश में अपनी धाक जमा सके, अपना स्थान जमा सके। पंचकुला के सेक्टर 14 में स्थित नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस के पार्षद पंकज और नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। झड़प इस कदर बढ़ी कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में जेई के सिर में चोट लगी है, जिन्हें सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनके सिर पर टांके भी लगे हैं। पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। बहरहाल अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पंचकुला के नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद और नगर निगम के जूनियर इंजीनियर के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। दोनों के बीच गाली गलौज हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। दोनों के हाथ जो भी लगा उसी से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस मारपीट में जूनियर इंजीनियर के सिर में गंभीर चोटें आई। अब जरा समझिए कि आखिर क्यों निगम कार्यालय में खूनी झड़प की नौबत आ गई। दरअसल सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद पंकज किसी काम को लेकर पहुंचे थे। यहाँ नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में गाली गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगे। वहीं पंचकुला के कांग्रेस पार्षद पंकज ने आरोप लगाए कि जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी ने उनके साथ पहले अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। जी, रोहित सैनी नाम का एक जेई है जो कि पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। वो पहले भी कई पार्षदों को बेतुका गलत शब्द बोल चुका है। आज मैं और अक्षयदीप चौधरी जो अपना एमसी है, हम दोनों उनके वार्ड में वो जेई हैं। हम उनसे बात करने के लिए डीएमसी के पास गए। हमने डीएमसी को बोला कि वो जेई हमारी ना कोई सुनता है ना हमारी कोई कार्रवाई करता है। तो वो जब जेई आया वहाँ पे, उसने अति साल पहले वर्डिंग ये रही है कि ये कौन है, मेरे से ये शब्द पूछने के लिए। मैंने बोला उसको कि भाई तू काम कर ले, पब्लिक हमसे पूछती है। तो उसके मुंह से वर्डिंग रही, मैंने काम करना ही नहीं, ना मैं काम करता। तो मैंने बोला फिर आप यहाँ पे काम क्या करो, फिर तनख्वाह क्यों ले रहे हो, फिर अपना काम छोड़ दो। तो इतनी देर में वो आग बबूला हो गया। उसने मेरे यहाँ से पकड़ लिया। यहाँ से पकड़ने के साथ उसने मेरे को मारने की कोशिश करी। चलो तब तक तो वहाँ पे सबने छूट छटाई करवा दी। तो उसने मतलब गंदी मेरे को जाति के काफ़ी शब्द बोले हैं। उसने माँ बहन की भी गालियाँ दी हैं जो उसको शोभा नहीं देती थी, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद। ये सब कुछ सारा डीएमसी के सामने हुआ है। उसके बाद डीएमसी के ऑफिस से वो जाके कमिश्नर के रूम में बैठ गया। जब मैंने अपने बड़े ऊपर कमान को ये चीज़ें बताई और जबकि मेरे पास उसकी फुटेज है, मुझे गलत बोलते हुए की और मेरे से बदतमीजी करते हुए की जो फुटेज है, तो मैंने वहाँ पे अपने जो भी हमारे कांग्रेस की पार्टी के वो थे वो बुला लिए सारे। तो वो जाके कमिश्नर के रूम में बैठ गया। जैसे हम कमिश्नर के रूम में गए, वो इतना आग बबूला हो गया कि उसने कमिश्नर के रूम में जो सामान पड़ा था वो इधर उधर बिखेरना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने मेरे को एक लैंडलाइन फ़ोन था जो उसके पास, उसने मेरे को यहाँ हमारा ये स्वेलिंग है, अभी मैं जा ही रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी ने बताया कि जिस पार्षद से उनकी कहासुनी हुई है उस वार्ड का वह जेई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पार्षद की ओर से उसके साथ बहसबाजी की गई और उसके सिर पर गंभीर चोट भी मारी गई। कुछ भी नहीं हुआ, हम डीएमसी साहब की कैबिन में बैठे हुए थे, तो जिस शख्स ने मारपीट करी मैं तो उसको जानता तक नहीं था। तो उसने क्या करा, मैं अपने वार्ड के एमसी से बात कर रहा था, तो वो बीच में आगे कोई मिसबिहेव करने लग गया। मैं जाके परले कमरे में बैठ गया, कमिश्नर साहब के कमरे में। डीएमसी साहब ने कहा भी वहाँ आ जा, मैं वहाँ बैठ के बातचीत कर लेगा। इतने में क्या हुआ, कुछ
शरारती तत्व दो या कम से कम मैंने मना करा उनको भी, या ठीक नहीं है कमिश्नर साहब के करने में ऐसे मारपीट करना, लेकिन वो नहीं समझे और उन्होंने मारपीट की। उसके बाद मारपीट करके वो भाग गए वहाँ से और मैं इधर अपना। तो कोई काम की बात कर रहे थे, काम मैं तो कभी उनको जानता तक नहीं, मैं तो आज पहली बार मिला उनसे। क्या नाम क्या है उनका नाम सुनने में आया, कोई पंकज MC है। मैंने तो पहली बार देखा उस इंसान को। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट में 4-5 व्यक्ति थे। कहाँ का चोट चाहिए? सिर में चोट है और बॉडी पे चोट है। पुलिस में कंप्लेंट करेंगे सर? हाँ, पुलिस में अभी बयान देंगे हम लोग कार्रवाई के लिए। दोनों पक्षों की ओर से पंचकूला के सेक्टर 14 थाने में दर्ज शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं इसको लेकर पंचकूला के सेक्टर 14 थाना प्रभारी राम भगत ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट में लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। MC ऑफिस में झगड़ा हुआ है, ये ठीक है। मौका मैं भी गया हूँ, मौका देखा है। वहाँ इन लोगों ने काफ़ी तोड़फोड़ भी की है और जो ये रोहित सैनी जेई है इसको चोट लगी है और इसको जो है उपचार के लिए सेक्टर 6 हॉस्पिटल ले गए हैं। इसका मेडिकल करवाया जा रहा है, बाद मेडिकल जैसी रिपोर्ट मिलेगी उस तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पंकज पार्षद है वार्ड नंबर 6 से और अक्षय दीप चौधरी, इनकी तरफ से ये कंप्लेंट आई है कि इन्होंने जेई ने मेरे साथ जो है बदतमीजी की है। बदतमीजी करने की बिना पर इनका आपस में जो है वहाँ ऑफिस के अंदर ही झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष की कंप्लेंट आई है और जो मुनासिब कार्रवाई। निगम कार्यालय में हुई इस मारपीट को लेकर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब देखना ये होगा कि निगम कार्यालय में हुई इस बहस मारपीट में गलती किसकी निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वहीं पंचकुला के अभयपुर में भी एक जानकारी सामने आ रही है कि वहां गए अतिक्रमण हटाओ दस्ते पर गांववासियों ने हमला कर दिया। इस पत्थरबाजी और हमले में 3 नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें मोहनलाल के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अतिक्रमण अधिकारी मोहनलाल को सेक्टर 6 पंचकुला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बहरहाल कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। पथराव किए थे, सिर में चोटें लगी है, अभी हॉस्पिटल आए हैं। बयान अंकित करके आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। तो पहचान हो पाई जिन लोगों ने पथराव किया सर, क्यों किया? अभी पहचान, अभी पहले बयान अंकित करेंगे। बयान अंकित करने के बाद एक ये बताएंगे पुलिस को पहुंचने में 1.25 घंटे के आसपास का वक्त कैसे लग गया? कहाँ से? अभयपुर से। अभयपुर की ही घटना थी, अभयपुर में पुलिस नहीं पहुंची, यहाँ भी पहुंचने में 1.25 घंटे लग गए। तो मौका पे पब्लिक है, अभी उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना। नहीं, सूचना आपको देर से मिली क्या? पुलिस को पहले आया है। मेरा ASI उग्रवसन सिंह मौका पे आया, उसी टाइम पहुँच गया। उनका इलाज रुका हुआ है सर यहाँ पे 1 घंटे से। इलाज तो डॉक्टर का काम है जी, पुलिस का काम। मनीमाजरा थाना पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मनीमाजरा के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के एक घर से चोरी की गई कुछ ज्वेलरी भी बरामद की है। इस शातिर आरोपी की पहचान दिल्ली के रहने वाले 50 वर्षीय मनिंदर पाल के रूप में हुई है। मनिंदर पाल पर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में 14 FIR दर्ज हैं, जो कि सभी चोरी की हैं। वह इन चोरी की वारदातों में जिस एक्टिवा का इस्तेमाल किया करता था, पुलिस ने वह एक्टिवा भी जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने तुरंत मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच पुलिस को वीरवार को सूचना मिली थी कि एक शख्स जिसके पास अवैध हथियार हैं शहर में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और कैमवाला के नजदीक वाइन शॉप के पास इन व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 1 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव कैमवाला के रहने वाले 27 वर्षीय बबलू के रूप में हुई है। पिछले 4 दिनों में लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गैस सिलेंडर भी 50 रुपए अधिक महंगा हो गया है। चंडीगढ़ में चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 रुपए 11 पैसे लीटर हो गया है। लोगों में इस बात के लिए काफी नाराजगी है। लोगों का कहना था कि चुनावों के चलते सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन ज्यों ही चुनावी नतीजे आए हैं, सरकार ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के दरवाजे खोल दिए हैं।
टाउन वेंडिंग कमेटी के हुए चुनावों में कमेटी के 3 साल बाद यह चुनाव हुए, जिनमें 7299 वेंडर्स थे, जिनमें से 3 मेंबर को चुना गया है। शुक्रवार को इन सभी नए मेंबर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें चंचल मावी, मुकेश गिरी और पवन कुमार शामिल थे। इन तीनों की जीत से बाद अब वेंडिंग कमेटी में यह लोग वेंडरों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। इन लोगों का कहना था कि वे वेंडर्स के हक में कमेटी के आगे बात उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वेंडर्स को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनके रोजी रोटी छीनने का माहौल बना हुआ है। बीते 24 मार्च को टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव हुए थे। इस कमेटी के लगभग 3 साल बाद ये चुनाव हुए थे, जिसमें 7289 वेंडर थे, जिन्होंने 5 मेंबर चुने। शुक्रवार को इन सभी नए मेंबर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें चंचल मावी, मुकेश गिरी और पवन कुमार शामिल थे। इन तीनों की ओर से जीत दर्ज की गई, जिसमें चंचल मावी के सामने चुनावों में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वह बिना विरोध की ही जीत दर्ज कर गई। तो वहीं पवन कुमार 300 वोटों से तो मुकेश गिरी ने 289 वोटों से जीत हासिल की। अपनी इस जीत के बाद इन सभी मेंबरों का कहना था कि वह स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को टाउन वेंडिंग कमेटी में उठाएंगे। स्ट्रीट वेंडर की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्हें ऐसी जगह दी गई है जहां पर उनका काम नहीं चल रहा है। उनकी ये कोशिश रहेगी कि वे सभी मेंबर के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। के सर्वे हुए हैं वहीं उनको दोबारा वहीं बिठा दो। और दूसरा, जैसे लेडीज़ है, बिड्डू है, 60 साल से ऊपर है, लोग विकलांग है, उनकी फ़ीस माफ़ की जाए। ये मेरा सबसे पहला होगा कि फ़ीस माफ़ की जाए उनकी, और जो ज़्यादा फीस बढ़ाई हुई है वो कम की जाए। और जो मैं प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रशासन वेंडरों से फ़ीस ले रहा है, किस बात की ले रहा है फ़ीस? खुले आसमान की फ़ीस ले रहा है, जब वहाँ पे शेड ही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किस चीज़ की प्रशासन फ़ीस खुले आसमान की फ़ीस ले रहा है? अगर हम वेंडर भाई प्रशासन को फीस दे रहे हैं तो कम से कम उनके लिए बिजली, पानी, धूप से बचने के लिए छत, ये सारी चीज़ें प्रशासन को हमें देनी चाहिए। हम 5 बंदे जो जीत के गए हैं, तो वेंडर भाइयों को बहुत विश्वास है हमारे ऊपर कि ये हमारी आवाज़ अंदर उठाएंगे। और मैं वादा करती हूँ कि हम वेंडर भाई के लिए दिलो जान से आवाज़ उठाएंगे, दिलो जान से आवाज़ उठाएंगे। जो इनमें कमी है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैं हर मार्केट में जाऊँगी, हर पूरे चंडीगढ़ की हर मार्केट में जाऊँगी, और जो वेंडरों की समस्याएं हैं वो मैं एक कॉपी में नोट करूँगी, और वो जो समस्याएं हैं मैं प्रशासन के आगे रखूँगी, और प्रशासन को मैं मजबूर करूँगी कि भाई जो वेंडर भाइयों की प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करो। जैसे कोरोना काल था जी, एमसी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये वेंडर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी तो दूर, उनसे फीसें ज़बरदस्ती ली गई हैं जी। उन्होंने कर्जा लेकर फीसें दिया, किसी ने कैसे कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, घर पे बच्चों के लिए रोटी थी नहीं थी, एमसी वालों ने कुछ नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। और तो और उनको काम तक नहीं कुछ करने दे रहे हैं, कुछ ऐसी साइडें दे दी हैं जिस पे वो जाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, खाली उल्टा जेब से पैसे लगा के खर्चा करके आते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि ये एमसी वाले जो अपने ऑफिसर हैं वो सुने इस बात को, समझे इस बात को। सुझाव लेने के बाद में सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाके उसी चीज़ पे बात करेंगे कि वो मुद्दा ना जो आपने बताया है बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे वेंडर भाई 19, 22, 17 के जो वेंडर हैं उनको 53 सेक्टर है, जैसे 49 सेक्टर है, उनके जंगलों में साइड बना के इनको साइड बना के बिठाने की कोशिश की इन लोगों ने, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धक्का हुआ है। ये हम उस पर पूरी जान लगाएंगे वेंडर भाइयों के लिए, जो हमारे से हो मिलेगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। देखो, मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन एक तरह से बहुत धक्काशाही कर रहा है हमारे वेंडर भाइयों के साथ में। 22 सेक्टर वालों को या 19 सेक्टर या 16 सेक्टर जैसे भी 17 सेक्टर के लोग हैं उनको 49 सेक्टर 53 सेक्टर में जाके बिठा दिया साइड बना के। वहाँ पे वेंडर भाई हमारे जा नहीं पाते, महिलाएं हैं, उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं, हैंडीकैप भी हैं। तो एक तो इन्होंने जैसे इलेक्शन में कैटेगरी रख दी, उस साइटों में कोई कैटेगरी नहीं रखी कि वृद्ध को यहीं रखना है, उसी जगह पर रखना है। उसको भी उठा के 22 वाले को 53 सेक्टर के जंगल में भेज दिया। उनसे फ़ीस लेते हैं ये, वो वेंडर भाई हमारे फ़ीस भर रहे हैं आज की डेट में, और यहाँ 22 में उनको लगाने नहीं दे रहे, 19 में उनको लगाने नहीं दे रहे, 17 में उनको लगाने नहीं दे रहे, लेकिन फ़ीस उनसे बराबर ले रहे हैं।
और यहाँ अगर कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो उनका ये सामान इंक्रोचमेंट का बहाना दे के उनका जब्त कर लेते हैं। 2000 फीस वसूलते हैं उसमें। उसके लिए हम पूरे तहे दिल से आवाज़ उठाएंगे। हम सारे वेंडर भाइयों की आवाज़ बन के उभरे हैं और पूरा उस पर खड़े उतरेंगे। सारी टीम हम मिलके बढ़िया तरह से काम करेंगे उस पर। गौरतलब है कि चुनाव जीतने के बाद सभी ने लोगों को धन्यवाद किया और उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अंत में ट्राई सिटी का तापमान। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में दिन के तापमान में तो खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रात को तेज हवाओं के बीच तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना और जानकारी की खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।